अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एफआईआर के बारे में है कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और आपको क्या करना चाहिए और कानून में इसका क्या हल मौजूद है। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है वो अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत एफआईआर दर्ज करें, जिसके हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने का तरीकाकार क्या होता है? जिसके साथ कोई भी वक़ूआ या जुर्म पेश आया होता है तो उसने सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको पुलिस फ्रंट डिस्क में जमा करवा देना है। पुलिस फ्रंट डिस्क में जमा करवाने के बाद उसको उसी वक्त एक स्लिप जारी की जाएगी जिसके ऊपर उसका ई टैग नंबर या डायरी नंबर लिखा हुआ होगा, वो उसने अपने पास संभाल के रखनी है। ई टैग नंबर के ऊपर ही ASI या जिसको भी ये एप्लीकेशन मार्क की जाती है उसका नाम भी और फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। अगर तो वो उसी वक्त अवेलेबल है पुलिस स्टेशन में तो आपने फ़ौरन अपनी एप्लीकेशन उसके पास लेके जानी है और उसको अपना मौका पेश करना है। अगर वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में अवेलेबल नहीं होता तो फिर आपको पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आती है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होती है इसके ऊपर कार्रवाई करना 24 घंटों के अंदर अंदर ज़रूरी होता है। 24 घंटों के अंदर आपकी सुनवाई होगी, फिर आगे एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की जाती है। ASI या जिसको एप्लीकेशन मार्क की गई थी वो आपका मौक़िफ़ सुनेगा। मौक़िफ़ सुनने के बाद आपकी एप्लीकेशन पर FIR दर्ज करेगा। अगर FIR दर्ज नहीं करता तो इसे दाखिल दफ्तर कर देगा। इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, FIR दर्ज नहीं होती और SHO भी इसकी इजाज़त नहीं देता तो फिर आपने वही सेम एप्लीकेशन सिर्फ उसका टाइटल चेंज करके किसी हायर अथॉरिटी SP या SSP के पास या CCPO को आपने वही एप्लीकेशन देनी होती है। वहाँ पे जमा करवाने के बाद आपको दोबारा से ई टैग नंबर जारी किया जाएगा, तो वो भी आपने अपने पास संभाल के रखना है। आपको लगता है कि अगर हायर फॉर्म पे जाकर आपकी सुनवाई हो रही है, आपको लगता है कि आपका जो मसला है वो वहाँ पे हल हो जाएगा, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, आप 10-15 दिन इंतज़ार करते हैं, फिर भी आपकी एप्लीकेशन वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो 22A 22B की है। 22A 22B CRPC के तहत आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है बज़रिया वकील। उसके अंदर वही ई टैग नंबर जो आपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी थी और हायर फॉर्म पे दी थी, वो ई टैग नंबर और अपना वक़ूआ वगैरह सारा एप्लीकेशन के अंदर बयान करना है एज़ इट इज़, जैसे आपने पहले बयान किया था, और इसको आपने अदालत में दायर कर देना है। अदालत में दायर होने के बाद जस्टिस ऑफ पीस आपका मौक़िफ़ सुनेगा। आपका मौक़िफ़ सुनने के बाद पुलिस को कमेंट्स करेगा कि इसके ऊपर कमेंट्स दें और इसका जवाब जमा करवाएं। तो अगर तो पुलिस आ जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर पुलिस वाले अपना कमेंट्स जवाब जमा नहीं करवाते तो फिर भी अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे कि इसकी FIR दर्ज कर दें, अगर अदालत को लगता है कि FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर आपको ये डायरेक्शन आपके हक़ में मिल जाती है कि अदालत आप आर्डर कर देती है कि इसकी FIR दर्ज कर दी जाए, तो फिर तो आपका मसला यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अदालत अपना फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ सुना दे। इसके बाद आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो हाई कोर्ट है। फिर आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करनी है जस्टिस ऑफ पीस के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इसके अंदर वो पिछला जो हवाला दिया जाएगा पुलिस स्टेशन का, जो आप फिर इसके बाद आप हायर फॉर्म पे गए जो भी आपकी स्टोरी होगी वो सारी बयान की जाएगी। फिर हाई कोर्ट आपका मौक़िफ़ सुनेगा। आपका मौक़िफ़ सुनने के बाद अगर अदालत को लगता है कि आपकी FIR दर्ज होनी चाहिए तो आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाएगा और पुलिस को डायरेक्शन दे दी जाएगी कि इसकी FIR दर्ज की जाए। ये तो था नाज़रीन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।